हमारा अगला सवाल है ए तथा बी की मासिक आय का अनुपात 4:5 है। ए तथा बी की मासिक बचत का अनुपात 14:19 है। ए तथा बी में से प्रत्येक का मासिक व्यय 1200 रुपए है। तो आपको ए तथा बी की मासिक आय के बीच अंतर बताना है। क्या दिया हुआ है? आय दी हुई है आपको, क्या और साथ में क्या दिया हुआ? बचत दी है आपको, बचत दी है आपको। आय जो है 4:5 के अनुपात में है और बचत जो आपकी है वो 14:19 के अनुपात में है। तो आय, बचत और ये व्यय, व्यय इनमें संबंध कैसा होता है? आय किससे मिलकर बनी होती है? व्यय प्लस बचत। यदि हम बचत में व्यय या खर्च को जोड़ दें तो वो आय बन जाएगा। यानी कि आय में से हमें क्या घटाना है? व्यय को घटाना है। आय में से जैसे ही हम व्यय को घटाएंगे तो आपकी बचत आपको मिल जाएगी। व्यय कितना है आपका? 1200 रुपए। 1200 रुपए का मतलब है 1.2 के मीन्स क्या है? हजार ही है, किलो होता है इसका मतलब। आप 1200 लेना चाहें तो 1200 ले लो, यहां पर फिर 100 में चीजें आएंगी। या 1.2 लेना चाहें तो ऐसा ले लीजिए, जैसा आपको सही लगे वैसा आप ले सकते हैं। करना क्या था? एक भाग का मान ज्ञात करना था। कैसे आएगा? इन दो का गुणा कीजिए, इन दो का गुणा कीजिए। पहले कई सवाल हम ऐसे देख चुके हैं। 14 गुणा 1.2 कीजिए, किसके साथ? चिन्ह के साथ। क्या करना है? माइनस करना, घटा रहे हैं हम उसको। आय में से व्यय को घटा रहे हैं, चिन्ह के साथ लेना है। माइनस 19 गुणा माइनस का 1.2 कीजिए। फिर क्या करना था? इसका गुणा इसमें करना था, 14 गुणा 5 करना था। यहां क्या करना था? इसका गुणा फिर इसमें करना था, 19 गुणा 4 करना था। तो क्या होने वाला? ये माइनस का है, ये माइनस का है और ये यहां पर माइनस है पहले से। तो ओवरऑल क्या होने वाला है? घटने वाली है चीजें। तो आगे आपका 6/6 आपको मिलेगा, यानी कि 1 बन के बराबर आपका 1 भाग आ जाएगा। क्या याद करना है? ए तथा बी की मासिक आय के बीच अंतर निकालना है आपको। अंतर कितना है? अंतर जो है आपका 1 भाग के बराबर है। किसके बराबर है? 1 भाग के बराबर। और 1 भाग की जो वैल्यू आई है वो आपकी बन के ही है, 1 ही है। तो आंसर भी आपका बन के होगा। 1 भाग का गुणा किसमें करेंगे? 1 में करेंगे, तो 1 गुणा 1 कितना हुआ? 1 ही हुआ। तो बन के यानी कि 1000 रुपए जो है, 1000 रुपए जो है ए व बी की मासिक आय के बीच अंतर होगा। अपना अगला सवाल देखते हैं। यदि ए और बी की आय का अनुपात 1:2 और खर्च का जो अनुपात है वो 2:3 है। एक संबंध भी दे रखा है, बी के खर्च का 80% ए की आय के बराबर है। ये इनमें संबंध दे रखा है। क्या पूछा है? ए व बी की बचत पूछी है। चलिए आय लिख लेते हैं पहले हम। आय किसकी है? ए और बी की। क्या आय दे रखी है? 1:2, 1:2। साथ में क्या दे रखा है? खर्च भी दे रखा है। खर्च दे रखा है, खर्च कितना दे रखा है आपको? 2:3 दे रखा है। क्या निकालना है? बचत निकालनी है। तो सीधी सी बात है, जब आय में से खर्च को घटाएंगे तो आपकी नीचे बचत आ जाएगी, बचत आ जाएगी। सेम कहानी वहां करनी है, आय में से खर्च को हटाएंगे तो बचत। पर साथ में एक संबंध दे रखा है, किसके बीच? बी के खर्च के बीच। बी का खर्च कौन सा है? ये। और ए की आय के बीच। ए की आय कौन सी है? ये। इन दो के बीच एक संबंध दे रखा है। उस संबंध को हमें देखना है। क्या संबंध है वो? क्या है? बी के खर्च का 80%। बी का खर्च क्या है? 3 है। इसका 80% कर दीजिए आप। क्या आएगी वैल्यू? 2.4। इस बात का मतलब है बी के खर्च का 80% किसके बराबर है? ए का बराबर है, ए की आय के बराबर है। इस बात का मतलब है यदि बी का खर्च 3 है तो इसको 2.4 होना चाहिए। 1 से काम नहीं चलेगा। और अनुपात को हम घटा बढ़ा सकते हैं। कैसे? गुणा करके या भाग करके। क्या करना है? वो क्या कह रहा है कि इसको आप
अगर ये 3 है तो ये आपका 2.4 होना चाहिए। इस बात का क्या मतलब है, ये 3 है मान लीजिए, ये 2.4 है, यहां आप 10 का गुणा कर दीजिए, यहां 10 का गुणा कर दीजिए। इस बात का मतलब है ये अगर 30 है तो ये 24 होना चाहिए। दशमलव से बचना चाहिए हमें। दशमलव में क्या है, गुणा भाग करने में थोड़ी समस्या रहती है, तो क्या करेंगे हम, दोनों जगह 10 का गुणा कर दीजिए। इस बात का क्या मतलब हुआ, यदि ये 24 है, यदि ये 24 है तो इसको कितना होना चाहिए, इसको 30 होना चाहिए। ये 24 कैसे होगा, ये 24 ऐसे होगा कि इसमें 24 का गुणा कर दीजिए आप इसके अनुपात में, तो ये 24 हो गया, तो ये कितना हो गया, ये 48 हो गया आपका। जो दो भाग था वो 48 के बराबर हुआ। ये 30 कैसे हुआ, आपने क्या किया, 10 का गुणा कर दीजिए, यहाँ पे ये 30 हुआ तो ये 20 हो गया। अब इनको आपस में आप घटा दीजिए, 24 में से 20 को घटा दीजिए, कितना आंसर आया आपका, 4 आया। 48 में से 30 को घटा दीजिए, क्या आंसर आया, 18 आया। ये जो अनुपात है 4:18, इसको सरल कर दीजिए आप, क्या आएगा, 2 से काट दीजिए, 2:9। तो 2:9 जो है किसका अनुपात आ गया, बचत का अनुपात आ गया। चलिए इसी प्रकार का एक और सवाल देखते हैं, उसके बाद नए सवालों की ओर बढ़ेंगे। ए और बी की मासिक आय का अनुपात 2:3, बचत का अनुपात 3:4 है, और संबंध क्या दे रखा है, ए की आय और बी की बचत आपस में कैसे है, बराबर है। तो चलिए देखते हैं, ए है, ये बी है, और आय क्या है इसकी, 2:3। साथ में क्या दे रखा है, बचत दे रखी है, क्या दे रखी है बचत, 3:4। और क्या कहा उसने कि बी की बचत और ए की आय, ए की आय कौन सी है, ये है, बी की बचत कौन सी है, ये है, ये कैसे हैं आपस में, समान है, बराबर है। यहां 4 है, यहां 2 है, बराबर कैसे होंगे, 2 से गुणा कर दीजिए आप यहां, तो ये क्या हो गया, ये 4 हो गया। जब 2 से गुणा यहां हुआ तो यहां पे भी होगा, ये क्या हुआ, 6 हुआ। अब क्या रिलेशन हो गया, 4:6 का रिलेशन हो गया। क्या ज्ञात करना है आपको, खर्च ज्ञात करना है। खर्च कैसे आता है, आय में से बचत को हटा दीजिए, 4 में से 3 जाएगा, कितना बचेगा, 1 बचेगा आपका। 6 में से 4 जाएगा, कितना बचेगा, 2 बचेगा। तो 1:2 जो आया, क्या आ गया आपका, खर्च में अनुपात आ गया। ये आप घटा पा रहे हैं या जोड़ पा रहे हैं, क्यों जोड़ पा रहे हैं, क्यों घटा पा रहे हैं, क्योंकि ये इनमें एक रिलेशन है, ये एक दूसरे से बंधे हुए हैं। बचत और खर्च को आप जोड़ोगे तभी आएगा, इसलिए हम यहां पर भी जोड़ घटा पा रहे हैं। यदि यहां रिलेशन नहीं होता तो यहां पर भी रिलेशन हम नहीं बना पाते। चलिए अपना अगला सवाल लेते हैं। ए, बी और सी अपनी आय का 80%, 85% और 75% क्या करते हैं, खर्च करते हैं। खर्च दिया है आपको, यदि उनकी बचत का अनुपात 8:9:20 है, खर्च काय में दिया है, प्रतिशत में दिया है, बचत काय में दी है, अनुपात में दी है। आगे देखते हैं, ए और सी की आय का अंतर 18,000 रुपए है, ये किस में दिया है, धनराशि में दिया है। तो आय कैसे बनती है, आय कैसे बनती है, इसमें जब आप खर्च और बचत जोड़ोगे, इन दो को जोड़ोगे तब आपकी आय मिलेगी। या कहें आय में से यदि आप खर्च घटा दो तो आपकी बचत मिल जाएगी। खर्च क्या दिया है, 80, 85 और 75%। बचत में क्या दिया है, 8, 9 और 20 का अनुपात दिया है। ये नहीं दिया है, इसमें अनुपात नहीं है। ये क्या है, धनराशि दी है, वो भी अंतर दिया है ए और सी का। इनको चलिए मान लीजिए एक्स, वाई और जेड, मान लीजिए इन पे अनुपात है एक्स, वाई और जेड का। यदि हमें बचत लानी है तो क्या करना पड़ेगा, आय में से खर्च को हटाइए आप। खर्च यदि 80% है तो इस बात का मतलब है जो आपकी बचत आई वो इसका 20% होगा, ये 100 भाग होगा। यदि खर्च 80 भाग हो गया तो सीधी सी बात है 20 भाग आपका बचत बचा। यानी कि यदि मैं x का 20% कर दूं, 20% मतलब 20/100 कर दूं, तो किसके बराबर होना चाहिए, तो ये बचत का जो भाग है उसके बराबर होना चाहिए। यानी कि x की यहां जो वैल्यू निकल के आएगी कुछ इस प्रकार से आएगी, ये 5 बार जाएगा, 8×5 = 40, यानी कि x जो था वो क्या आएगा, 40 आएगा।
सेम कहानी यहां है, ये 85% है। इस बात का अर्थ है कितना होना चाहिए, ये 15 होना चाहिए। 15 का क्या मतलब है, 100 का ऊपर गुणा होगा और 15 नीचे आएगा, कुछ ऐसा आएगा। काट दीजिए आप, वैल्यू क्या आएगी, वैल्यू आएगी आपकी 60। 3 से काटिए, इसको 5 से काटिए। सेम कहानी यहां है, ये 75 है तो कितना होगा, ये 25% होगा। 100 से गुणा कीजिए, 25 से भाग दीजिए, वैल्यू क्या आएगी आपकी 80। यानी कि अनुपात अब क्या बनेगा, 40:60:80, कुछ ऐसा अनुपात है। इसको सरल कर दीजिए, एक एक जीरो हटाइए, 2 से भाग दे दीजिए, 2:3:4। ये आपका आयम अनुपात निकल के आ गया। आयम अनुपात क्या बन गया आपका, 2:3:4। क्या दिया है यहां देखिए आप, ए और सी के बीच अंतर दिया है, तो ए और सी के भागों के बीच अंतर कितना है, 2 भाग का अंतर है। ये 4 भाग है, ये 2 भाग है, तो अंतर कितना आया, अंतर आपका 2 भाग के बराबर आया। इस बात का अर्थ है 2 भाग की वैल्यू जो है आपको 18,000 रुपए दे रखी है। अंतर कितना दे रखा है, 18,000 रुपए दे रखा है। इस बात का क्या अर्थ है, 2 भाग की वैल्यू दे रखी है आपको 18,000 रुपए। तो एक भाग किसके बराबर आ गया, एक भाग किसके बराबर आ गया, 9,000 रुपए के बराबर आ गया। 2 का भाग दे दीजिए, 9 के बराबर आ गया। क्या ज्ञात करना है आपको, बी की आय ज्ञात करनी है। बी की आय कितना है, 3 भाग के बराबर है। बी की जो आय है वो 3 भाग के बराबर है, तो बी की आय क्या हुई, बी की आय क्या हुई, इस एक भाग में 3 का गुणा कर दीजिए, इस एक भाग में 3 का गुणा कर दीजिए, क्या आ गया, 27,000 रुपए जो है वो बी की आपकी आय निकल कर आ गई। पिछले वर्ष 2024 में ए और बी की आय का अनुपात दिया है आपको, लिख लेते, नोट कर लेते इसको। 2024 में आय किसकी है, ए और बी दोनों की है, क्या है, 5:4 है। इस बात का क्या अर्थ है, यदि इसकी 5 है तो इसकी 4 है। और पिछले वर्ष 2024 और वर्तमान वर्ष 2025 से उनकी व्यक्तिगत आय का अनुपात क्रमशः 4:5 और 2:3 है। क्या मतलब है, 2024 में जो आय दी है, 2024 और 2025 दोनों का है 4:5 दी है, 4:5। ये किसकी है, एक ही आय है ओनली। क्या 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 मतलब है इस बात का, यदि 2024 में एक ही आय 4 है तो 2025 में उसी की आय 5 हो जाती है। 2024 और 2025 दोनों का है, ये किसकी है, एक ही है। और बी की क्या है इस हिसाब से, 2:3 है। इसको भी नोट कर लीजिए आप, इसको हटा दीजिए यहां से। ये क्या है, ए की 2024 और 2025 की आय का अनुपात है, और ये बी की 2024 और 2025 की आय का अनुपात है 2:3। यदि बी की 2024 में 2 थी तो 2025 में वही आय आपकी 3 हो जाएगी। आगे क्या दे रखा है, ए और बी की कुल आय दे रखी है, कब दे रखी है, 2025 में। 2025 में ए प्लस बी की कुल आय दे रखी है 7,05,600 रुपए। यदि हमें यहां सब अनुपात में दिया है, यहां धन राशि दे रखी है, यदि हमें ए या बी की किसी की भी आय चाहिए तो सीधी सी बात है 2025 में हमें ए और बी का अनुपात पता होना चाहिए। 2025 की कुल आय दे रखी है, यदि अनुपात मिल गया तो आप उस आय से उनके भाग अलग अलग कर सकते हो। तो वो अनुपात कैसे आएगा, इसको जरा देखिए आप। ये आय जो है ए और बी दोनों की है, 2024 की ही है, तो 2024 में यहां देखिए आप ए की आय कितनी है, 4 भाग है। 2024 में बी की आय कितनी है, 2 भाग है। यहां कहानी क्या है, 2024 में ए की आय 5 भाग है और 2024 में बी की आय जो है वो 4 भाग है। तो इन भागों को समान कर लेते हैं, ये 4 भाग और 5 भाग समान कर लेते हैं, ये 4 भाग और 2 भाग समान कर लेते हैं। ये 4 5 कैसे बनेगा, ऐसे बनेगा, इसमें 5/4 से आप
गुणा कर दीजिए, होगा क्या, 4 से 4 कट जाएगा और आपका 5 आ जाएगा। क्या बन जाएगा आपका 5 अनुपाते 5 गुणा 5 में होगा 25/4 बन जाएगा। ये जो अनुपात आपका 4 अनुपाते 5 था, अब वो अनुपात आपका 5 अनुपाते 25/4 कहलाएगा। क्यों कहलाएगा? क्योंकि आपने इसमें 5/4 से गुणा कर दिया। क्यों किया? क्योंकि इसको समान करना था हमें। इसको देखिए आप, ये 2 है, ये 4 है, क्या करना है, 2 का गुणा कर दीजिए आप, तो क्या बन जाएगा, 4 अनुपाते 6 बन जाएगा। तो जो अनुपात यहां दिया था 5:4, वही अनुपात आपका यहां हो गया 5:4। चूंकि 2024 में ए और बी का ही अनुपात था ये, तो 2024 में ए और बी का अनुपात हमने समान कर दिया, वही कर दिया जो पहले था। इससे फायदा क्या हुआ, इससे 2025 में जो ए और बी का अनुपात है वो पता चल गया, और 2025 में ए और बी का अनुपात क्या बन गया आपका, ये बन गया 25/4 अनुपात 6। एक नया अनुपात आपको मिल गया। 2025 में ए और बी की आय का जो अनुपात है वो आपको मिल गया है, और ए और बी की आय आपको, कुल आय जो है वो आपको दे रखी थी। तो इससे हमें ए और बी की आय अगर ज्ञात करनी है तो कैसे ज्ञात करेंगे? क्या करते हैं, एक भाग ज्ञात करते हैं। एक भाग कैसे निकालते हैं? कुल धनराशि में कुल भागों का आप गुणा कर दीजिए। कुल धनराशि क्या है आपकी, 7,05,600 है। कुल भाग क्या है, इनको जोड़ दीजिए आप, 25/4 प्लस 6 को जोड़ दीजिए, क्या बन जाएगा, 49/4 बन जाएगा। क्या बन जाएगा, 49/4 बन जाएगा। क्या ज्ञात करना है आपको, बी की आय ज्ञात करनी है 2025 में। बी के भाग कितने हैं, बी के भाग देखिए ये 6 आए थे, ये किसके भाग थे, बी के भाग थे। एक भाग की वैल्यू इतनी है, तो 6 भाग की वैल्यू कितनी आई, 6 भाग या बी की आय, बी की आय क्या वैल्यू आएगी, 4 ऊपर जाएगा पहले, तो ये 7,05,600 गुणे 4/49, इसमें किसका गुणा होगा, 6 का गुणा और कर दीजिए आप। तो जो आंसर आपका आने वाला है वो 3,45,600 रुपए जो है 2025 में बी की आय होगी। चलिए उसी प्रकार का एक और सवाल देखते हैं। पिछले वर्ष ए और बी की आय का अनुपात दे रखा है आपको। पिछले वर्ष दोनों का दे रखा है, लिख लीजिए या नोट कर लीजिए कहीं, 4:3। क्या है, ए और बी दोनों शामिल हैं इसमें। उसके बाद क्या दे रखा है, पिछले वर्ष और वर्तमान वर्ष दोनों में उनकी व्यक्तिगत आय 3:4 और 5:6 थी। यानी कि ए की पिछले और वर्तमान दोनों की आय जो है वो 3:4 थी। यदि पिछले वर्ष 3 है तो वर्तमान वर्ष में 4 है, और बी की पिछले वर्ष और वर्तमान वर्ष कितनी दे रखी है, 5:6 दे रखी है। इस बात का क्या मतलब है, पिछले वर्ष यदि 5 है तो वर्तमान वर्ष में 6 है। 8.04 यानी कि 8,04,000 जो उनकी क्या दे रखा है, कुल आय दे रखी है। किस वर्ष में, वर्तमान वर्ष में। वर्तमान वर्ष में क्या दे रखा है, ए प्लस बी दे रखा है 8,04,000, 8,04,000। तो क्या ज्ञात करना है हमें, ए अनुपात बी ज्ञात कर लीजिए आप। किसमें, वर्तमान वर्ष में। यदि आपको ए अनुपात बी मिल गया तो जो आप चाहो वो आप इसमें ज्ञात कर सकते हो। फिर इसको देख लेते हैं, 4:3 है, यानी कि पिछले वर्ष ए का जो भाग है वो कितना है, 4 है। यहां पे देखिए आप, पिछले वर्ष ए का भाग कितना है, 3 है, तो इनको समान कर लेते हैं। और पिछले वर्ष बी का भाग कितना था, 3 था। यहां पिछले वर्ष बी का भाग कितना है, 5 है, तो इसको, इन दोनों को समान कर लेते हैं और इन दोनों को समान कर लेते हैं। 3 को 4 बनाना है आपको, क्या करना पड़ेगा आपको, 4/3 से गुणा कर दीजिए। होगा क्या, 3 से 3 कट जाएगा और 4 आपका आ जाएगा यहाँ। और जब इसका इसमें गुणा होगा तो सीधी सी बात है फिर इसमें भी होगा, तो कितना हो गया, 16/3। एक नया अनुपात मिल गया आपको, क्योंकि क्या किया आपने, इनके भाग बराबर कर दिए। इसको कर लेते हैं, 5 को क्या बनाना है, 3 बनाना है। क्या करना है,
3/5 से गुणा कर दीजिए, क्या होगा, 5 से 5 कट जाएगा, 3 आपका आ जाएगा। और जब गुणा इसमें हुआ तो इसमें भी होगा, कितना बन जाएगा, 18/5 बन जाएगा। ये जो आया है, क्या आया, ये बी के भाग आए हैं, ये ए के भाग आए हैं, ए और बी दोनों के हैं। ये है 2000, ये पिछले वर्ष का है, ये नहीं, ये दोनों जो है वो वर्तमान वर्ष के भाग हैं। पिछले वर्ष के आगे दे रखे थे, वर्तमान वर्ष के पीछे दे रखे थे। तो वर्तमान वर्ष में ए अनुपात बी आपका आ गया है, कितना आ गया है, 16/3 अनुपात 18/5। ये वर्तमान वर्ष का अनुपात निकल आया। क्या दे रखा है हमें, वर्तमान वर्ष का योग दे रखा है। तो यहां से यदि हम एक भाग की वैल्यू ज्ञात करना चाहें तो कैसा होगा, कुल धनराशि बटे कुल भाग, और कुल भाग कितना है, कुल भाग में इन दोनों को आपको क्या करना है, जोड़ना है। कितना आएगा, 134/5। यहां से आपका निकल के आएगा कुल भाग। एक भाग की वैल्यू क्या होगी, कुल धनराशि, कुल धनराशि क्या है, 8,04,000 है। कुल भाग कितने हैं, 134/15 है। याद क्या करना है, बी की आय ज्ञात करनी है हमें, और बी की पिछले वर्ष में आय जो थी वो ज्ञात करनी है। तो पिछले वर्ष में बी की क्या थी, ये जो है बी की क्या होगी, यहीं से ज्ञात किया है हमने, जो भी किया है, एक भाग निकला है वो इन अनुपातों से निकला है, तो बी का भाग भी यहीं से लेना है हमें। ये जो था वो वर्तमान वर्ष में था बी का, ये जो है बी का पिछले वर्ष का अनुपात है, पिछले वर्ष का भाग है, और हमें पिछले वर्ष की आय ही ज्ञात करनी है। यानी कि एक भाग में यदि हम 3 का गुणा कर दें, 3 भाग के बराबर है, 3 का गुणा कर दें तो बी की आपकी वर्तमान वर्ष की आय आ जाएगी, बी की पिछले वर्ष की आय आ जाएगी। पिछले वर्ष में कितने भाग थे, 3 भाग थे, 3 में आप 1 का गुणा कर दीजिए, एक सौ 134/15 का क्या होगा, 15 ऊपर जाएगा, 134 नीचे रह जाएगा। तो इसको जब आप सॉल्व करोगे तो आंसर आएगा आपका 2,07,000, 2,70,000 या 2.7 लाख रुपए। ये बी की पिछले वर्ष की आय है। एक परिवार अपनी कुल आय में से 15% बचत करता है। 15% बचत करने का अर्थ क्या है, 15% बचत करने का अर्थ है कि वो 85% खर्च कर रहा है। ये आय जो है क्या होगी, 100% होगी, 100 होगी। ये क्या है, आय है। इसमें से वो क्या कर रहा है, कुछ बचा रहा है, कुछ बचत कर रहा है, कुछ खर्च कर रहा है। खर्च प्लस बचत दोनों मिलकर आय बनती है। अगर 100% ये है तो बचत उसने का 15 है और खर्च कितना है, 85 है। ये 15 कह दिया, ये हमें पता है 100 है ही, तो ये कितनी हो गई आपकी, 85 हो गई। आगे संबंध क्या दे रखा है, शेष राशि जो मतलब 85% बचा हुआ है आपके पास, वो 3 प्रकार से खर्च कर रहा है, व्यय कर रहा है, स्वास्थ्य पर, शिक्षा पर और भोजन पर। और उनका अनुपात जो है 1:2:2 दे रखा है। यानी कि जो खर्च है इसको वो 1:2:2 के अनुपात में खर्च कर रहा है। कुछ वो स्वास्थ्य पर, कुछ शिक्षा पर और कुछ भोजन पर कर रहा है। स्वास्थ्य यानी कि हेल्थ पर, ये आपका एजुकेशन हो गया, और ये आपका फूड हो गया। हेल्थ पर 1 भाग, एजुकेशन पर 2 भाग और फूड पर 2 भाग। किसमें से, 85 में से। तो 85 में से यदि हम 85 को धनराशि मान लेंगे, 85 रुपए ही खर्च करने थे, तो 85 में से कितने उसने इन पर खर्च किए, कैसे ज्ञात करेंगे, अनुपात का क्या करते हैं, कुल भाग ज्ञात कीजिए, कुल धनराशि में भाग दीजिए। कुल धनराशि 85 हो गई आपके, कुल भाग आपके पास कितने हो गए, 5 हो गए, 1 + 2 + 2, क्या आई वैल्यू आपकी, 17। एक भाग जो है आपका 17 के बराबर आ गया। इस बात का यार अर्थ है कि 85 में से 17 रुपए उसने
किस पे खर्च किए? हेल्थ पे खर्च किए, स्वास्थ्य पर खर्च किए। 85 में से 34 रुपए दो भाग कैसे? 17 गुणा 2 कर दीजिए। 34 रुपए उसने किस पे खर्च किए? शिक्षा पर खर्च किए। और फूड यानी कि भोजन पे कितना किया? इस पर भी 34 रुपए खर्च कर दिए। यदि हम 100 में से देखें तो 15 यहां बचा हुआ था, 15 को भी यही नोट कर लीजिए। तो ये चारों में अनुपात आ गया आपका। किसमें आ गया? चारों में। चार कौन कौन से? एक बचत, जिसको हम सेविंग कहेंगे, बचत में, हेल्थ में, एजुकेशन में और फूड में, और ये क्या आपकी सेविंग। चारों का अनुपात आपको पता चल गया। यहां से एक शर्त दे रखी है, उस शर्त को समझिए जरा। आय जो है शिक्षा पर किए गए व्यय के 3 गुने से 300 रुपए कम है। ये धनराशि में दिया है, तो अनुपात भी, भाग भी हमें यहीं से चाहिए, तब जाके हम कुछ ज्ञात कर तब जाके हम कुछ निकाल सकेंगे उसमें से। तो आय ज्यादा दे रखी है, यहां पे दिया भी है आय कितनी दे रखी है? 100 दे रखी है। वो कह रहे शिक्षा पर आपने जो भी खर्च किया, शिक्षा पर जितना भी खर्च किया उसका 3 गुना कर दीजिए। शिक्षा पर कितना खर्च किया उसने? एजुकेशन पर 34 खर्च किया, तो 34 का क्या करना है आपको? 3 गुना करना है। और शिक्षा पर कितना था? आय कितनी थी आपकी? 100 थी। इनका अंतर जो है आपको 300 रुपए दे रखा है। इनका अंतर कितना दे रखा है? 300 दे रखा है। ये क्या है? भाग है। ये भी क्या है? भाग ही है। 100 भाग थे, 100 में से 34 क्या थी? शिक्षा थी। कितना हुआ? 102 हुआ। ये कितना है? 100 है। यानी कि दो भाग जो है आपके, दो भाग किसके बराबर होगा? 300 रुपए के बराबर होगा। दो भाग जो आपका 300 रुपए के बराबर होगा। यहां से एक भाग की वैल्यू अगर चाहे हम तो क्या होगा? 300/2, यानी कि 150 रुपए के बराबर होगा। एक भाग जो है 150 रुपए के बराबर होगा। क्या ज्ञात करना है? बचत और स्वास्थ्य पर किए गए व्यय में अंतर चाहिए हमें। बचत और स्वास्थ्य, देखिए बचत कहां है? बचत ये है, ये बचत 15। स्वास्थ्य कितना था? हेल्थ कितनी है? 17। कितने भागों का अंतर है? 17 में से 15 घटा दीजिए आप। दो भाग का अंतर है। एक भाग 150 के बराबर है, तो दो भाग कितने के बराबर होगा? 300 के बराबर होगा। ये हमने दो भाग यहां पर भी ज्ञात किया था। यानी कि जो अंतर आएगा अब बचत और शिक्षा पर, तो किसके बराबर होगा? 300 रुपए के बराबर होगा। हीरे की कीमत उसके वजन के वर्ग के समानुपाती है। तो समानुपाती क्या होता है? समानुपाती का अर्थ समझिए थोड़ा सा। समानुपाती का अर्थ है अनुपात में समान। अनुपात में समान, शब्द से ही समझ पा रहे हैं हम। अनुपात में समान यानी कि समानुपाती। इस बात का अर्थ है यदि एक ए है तो एक ए भी है। इसका गुणा मान लो हम 2 में कर दें तो ये 2 बन गया, तो 2 ये भी बन गया। ये 3 बन गया तो ये 3 बन गया। जो भी ये है वही दूसरी चीज है। ये कहलाएगा समानुपाती है। क्या समानुपाती है? वर्ग के समानुपाती है। और क्या? कीमत। इसका मतलब है कि यदि हम उसका जो वजन है उसका वजन का वर्ग कर दें और दूसरी जगह कीमत ले लें, तो ये दोनों कैसे रहेंगे? बराबर रहेंगे। बराबर रहेंगे संख्यात्मक मान में। क्यों? क्योंकि इसका मात्रक अलग होगा और इसका मात्रक अलग होगा। तो मात्रक समान कभी नहीं हो सकते इनके, मात्रक समान कभी नहीं हो सकते इसके। इसका ग्राम में आना है, उसका रुपए में आना है। क्या समान रहेगा? संख्यात्मक मान, वैल्यू समान रहेगी। और अनुपाती का साइन जो है, चिन्ह जो है, वो कुछ इस प्रकार से होता है कि जैसा जैसा ये बढ़ेगा वैसा वैसा ये बढ़ेगा। लेकिन कैसे बढ़ना है? वजन में बढ़ना है। इस चीज का ध्यान रखना है। हीरे की कीमत 6084 रुपए दे रखी है आपको। 3 टुकड़े बाद में किए गए इसके, जिनके वजन का अनुपात आपको दे रखा है 3:2:1। क्या पूछ रहा है? काटने से वगैरह होने वाली हानि पूछ रहा है। तो हीरे को काटा तो हानि हुई क्यों? पहले समझने वाली बात जो है वो हानि क्यों हो रही है उसको समझिए आप। हानि जो है आपकी इस शर्त की वजह से हो रही है, क्योंकि कीमत जो लगनी है वो वजन के वर्ग के समानुपाती लगनी है। यहां पर जैसा भी वजन आएगा उसका वर्ग करेंगे हम, उसके हिसाब से कीमत आएगी। पहले जो वजन था उसके वर्ग के हिसाब से कीमत थी।
इस वजह से आपको हानि देखने को मिलेगी। देखते हैं कैसे मिल रही है। जैसे 6084 कीमत कितनी है, 6084 है, तो किसके बराबर होना चाहिए, किसके अनुपाती होना चाहिए, इसके वजन के, इसका वजन मान लीजिए x मान लीजिए, तो x के वर्ग के बराबर होना चाहिए पहले। जब इसका वजन का वर्ग करेंगे तब आना चाहिए। तो यहां से x की वैल्यू कितनी आएगी, 78 आ जाएगी। इसका जैसे भी रूट लोगे आप तो क्या आएगा, 78 आएगा। कैसे पता करना है 78 आएगा, ऐसे पता करना है कि 80 का सबको पता होता है कितना होता है, 6400 होता है। 6400 से क्या है, कम है। 75 का भी सबको पता होता है कितना होता है, 5600 होता है। नहीं भी पता है तो ज्ञात करना आसान होता है। क्या करना है, 7 का गुणा 8 में करना है, 7 56, और यहाँ क्या करना है, 5 का वर्ग करना है, क्या होगा 5625। तो क्या है ये वैल्यू कैसी है, इसके बीच की है। चाहो तो वर्गमूल भी ज्ञात कर सकते हो, पर ये भी तरीका है। अब मान लीजिए 75 से आगे एक नंबर आता है 76, 76 का आप वर्ग करोगे, 76 का वर्ग का मतलब 6 का वर्ग करना है। 6 का वर्ग से पीछे का अंक क्या आएगा, 6 आएगा, 6 36, तो अपने पीछे का अंक क्या है, 4 है, तो 76 नहीं लेना है। 7 का करोगे तो क्या आएगा, 49 आएगा, ये भी नहीं लेना है। 8 का करोगे तो क्या आएगा, तब आएगा 4। जिस संख्या के पीछे का अंक 4 होगा उसका वर्ग का पीछे का अंक भी 4 आएगा, नहीं 8 होगा। जिस संख्या के पीछे का अंक 8 होगा उसके वर्ग का पीछे का अंक 4 आएगा। 8 हटाइया 64। तो इस बात का अर्थ है ये जो वर्ग दे रखा है वो 78 का वर्ग दे रखा है। तो ये तो आपको कुल वजन पता चल गया। क्या पता चल गया, कुल वजन। x क्या माना था हमने, वजन माना था, इसका वर्ग किया उसके बराबर रख दिया, तो ये हमें हीरे का कुल वजन पता चल गया। जब हीरे को तोड़ा गया 3:2:1 में, तो कितने कितने वजन के हिस्से टूटे वो हमें ज्ञात करना है। ये वजन का अनुपात है, अनुपात क्या है, वजन का है। ये हमें कुल वजन दे रखा है, तो सीधी सी बात है इसमें हम संबंध ज्ञात कर सकते हैं। कुल भाग कितने हैं, 6 है। एक भाग कैसे निकलेगा, कुल वजन में आप एक भाग का भाग दे दीजिए, यानी कि 13 जो है वो एक भाग के बराबर आ गया। अब इनका कुल वजन ज्ञात कर लीजिए तीनों का। एक भाग की वैल्यू 13 है, तो 3 भाग की वैल्यू कितनी होगी, 39 होगी। 2 भाग की वैल्यू कितनी होगी, 26 होगी। एक भाग की वैल्यू कितनी होगी, 13 होगी। इस बात का अर्थ है कि यदि हीरा 78 ग्राम का था तो एक भाग 39 ग्राम, एक भाग 26 ग्राम और एक भाग आपका 13 ग्राम के आएंगे। पर ये कीमत कैसे लगेगी, कीमत हम कैसे आंकेंगे। कीमत की शर्त पहले ही दे रखी है, क्या है, वर्ग के समानुपाती है। इस बात का अर्थ है कि यदि हम 39 का वर्ग करेंगे तो इस भाग की कीमत हमें मिलेगी, और 39 का वर्ग होता है 1521, यानी कि बड़ा टुकड़ा जो है हमारा 1521 रुपए में मिलेगा हमें। ये कितना है, ये हमारा 576 है, 676 है। 26 का वर्ग करोगे तो क्या आएगा, 676 आएगा। इस बात का अर्थ है दूसरा वाला टुकड़ा कितने का मिलेगा हमें, 676 का मिलेगा। क्यों, क्योंकि वर्ग के हिसाब से मिलना। छोटा वाला टुकड़ा कितने का मिलेगा, 169 का मिलेगा। 13 का वर्ग कीजिए, सेम कहानी है, वर्ग के हिसाब से मिलना है। तो कुल कीमत कितनी हो गई इनकी, इन सबको जोड़ दीजिए आप। कुल कीमत कितनी हो गई आपकी, 2366 रुपए। क्या हो गई, 2366 रुपए। यानी कि ये जो हीरे हैं हमें टुकड़े हैं वो 2366 रुपए में हमें मिलने वाले हैं। मिल कितने में रहे थे, पहले क्या हिसाब किताब था, 6084 में, 6084 में मिल रहा था, ये 6084 मिल रहा था। हमें मिला कितना, टुकड़े करने के बाद कितने के पड़े हमें, तो कितने का नुकसान हो गया, कितने का नुकसान हो गया आपको, 3718 रुपए का नुकसान आपको हो गया इसमें।